नमस्कार। इतिहास के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा टॉपिक है गयासुद्दीन बलबन, कार्य, सिद्धांत, उपलब्धियां, लौह व रक्त की नीति, चरित्र व मूल्यांकन। प्रिय स्टूडेंट, आपके लिए मैंने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप देख सकते हैं इसके उत्तर में कि गयासुद्दीन बलबन विकिपीडिया, ये आपका इंग्लिश में टेक्स्ट है आपके लिए। और इसी के साथ एक उच्च क्वालिटी का, श्रेष्ठ क्वालिटी का वीडियो लेक्चर बीच में है। ये जैसे आप लिंक देख सकते हैं, मैंने लिखा है इसमें एंड वीडियो लेक्चर ऑन बलबन, दिल्ली सल्तनत, बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये यूट्यूब के माध्यम से आप यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। ये CEC UGC द्वारा अपलोड किया गया है। बलबन के ये इमारतें देख सकते हैं आप। बलबन ने वैसे इमारतों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और यदि आप कभी दिल्ली विजिट करेंगे उसमें आप देखेंगे कि एक महरौली जगह है, उसमें जाकर जितने भी दिल्ली के सुल्तान हुए हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, उसके बाद बलबन, बीच में रजिया है, रुकनुद्दीन फिरोज है, बहराम शाह है, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद बलबन आता है 1266 से 1286। और इसी तरह से आप सुल्तान की श्रेणी में मुख्य आप देख सकते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक है, मोहम्मद तुगलक है, फिरोज शाह खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, खिजर खां है, और लोधी शासक है 1526 तक। ये महरौली का एक बहुत बड़ा एक, उसको बाड़ा भी बोलते हैं, उसमें सभी सुल्तानों ने अपनी अपनी इमारतें, किसी ने दरवाज़ा, किसी ने कुतुब मीनार, किसी ने मस्जिद, किसी ने अपना मकबरा वहाँ पर बनवाया। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने दिखाई दे रहा है डबल एंगल से। ये जो ऊपर तस्वीर है ये बिल्कुल सामने की है, जो गेट अंदर जाते हैं, ये सुल्तान बलबन ने खुद अपना मकबरा बनवाया था। और ये बैक साइड से आप देख सकते हैं, अब तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ये इसके मकबरा था। और ये प्योर ईरानी यानी कि मुस्लिम स्टाइल का था, इसमें हिंदू स्टाइल नहीं था बनाने में, इसके निर्मित करने में। हालांकि और कोई एक लाल महल है जो बलबन ने बनवाया था, वो आज कोई मौजूद अवस्था में नहीं दिखाई देता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बलबन कौन था, पहले इसके बारे में जानते हैं। इल्तुतमिश के समान बलबन इल्बरी जाति का तुर्क था, यानी कि तुर्किस्तान का इल्बरी जाति का एक ये मुसलमान था, तुर्क था। तुर्क, इनको ज़्यादातर को तुर्क बोला जाएगा। जैसे 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके 1526 तक जितने शासक हुए, क्योंकि ये तुर्किस्तान एरिया है जिसमें तुर्की देश है, और तुर्की से लेकर 4-5 देश बीच में आते हैं अफगानिस्तान तक, उसके बाद पाकिस्तान और भारत आज की परिदृश्य में देखें तो तुर्की के बाद पूर्व में है बैक्टीरिया है, बल्ख है, ख्वारिज़म है, और उसके बाद अफ़गानिस्तान, ऊपर तुर्किस्तान, किर्गिस्तान है ये उत्तर में जो रूस के साथ लगते हुए। तो ये सारे जिसमें तुर्की भाषा बोली जाती है, इसलिए इनको तुर्क बोला जाता है ज़्यादातर। है ये मुस्लिम। तो युवा अवस्था में जब ये था तो मंगोल उसे पकड़ कर ले गए और गजनी ले जाकर ख्वाजा जमालुद्दीन नामक एक व्यापारी था उसको बेच दिया। तो ये उस टाइम अरब क्षेत्र में एक एक प्रथा थी कि जो नवयुवक होते थे, जो इस तरह लगते थे कि ये सैनिक के रूप में या फिर एक ताकतवर दिखाई देता था, तो उसको पकड़ लिया जाता था। व्यापारी पकड़ लेते थे और कहीं बेच देते थे। तो जमालुद्दीन ने उसे इल्तुतमिश के हाथों बेच दिया। जब बार बार ये कोई शकल सूरत का या कदकाठी का कोई ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था बलबन, और इसको जमालुद्दीन व्यापारी जगह जगह बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन कोई इसको खरीद नहीं रहा था। लेकिन एक बार इल्तुतमिश के सामने भी इसको लाया गया बेचने के लिए, और इल्तुतमिश ने इसको नहीं खरीदा। तो ये तंग आ चुका था, और इसने अपने सेठ जमालुद्दीन से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक बार इल्तुतमिश से मिलने दिया जाए।
तो उसने इसको आज्ञा दे दी। ये इल्तुतमिश के पास जाता है और कहता है कि ये लाखों जो दास आपने खरीदे हैं ये किसके लिए? उसने कहा कि मैंने अपने लिए खरीदे हैं। तो इसने कहा कृपा करके मुझे अल्लाह के लिए खरीद लो। तो उसको इसके ऊपर दया आ गई और इसको भी खरीद लिया। बाद में ये इतना काबिल साबित हुआ, उसके पहले सैनिक के रूप में, फिर सेनापति के रूप में। और वो तो इल्तुतमिश इसको खरीदता है और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर अपनी लड़की की शादी इसके साथ कर देता है। और इसी तरह से ये बदायूं का, ये दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ये प्रभावशाली रहता है। और इस तरह से देखते हैं इल्तुतमिश ने उसे 40 गुलामों के दल का सदस्य बना दिया और बलबन ने अपनी योग्यता का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप वह रजिया के शासनकाल में, ये एक लाइन इसमें से हटा दें कि इल्तुतमिश की लड़की से शादी, ये इसमें से हटा दें। परिणाम स्वरूप, हाँ, रजिया जो इल्तुतमिश की लड़की थी, रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर नियुक्त किया गया। अपनी प्रतिभा और गुणों के कारण वह दिन प्रतिदिन प्रगति करता गया। और उसके बाद देखते हैं हम नसीरुद्दीन, जो 1246 से 1266 तक ये शासन पर रहा। उसने इसको नायब बना दिया। नसीरुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह बलबन के साथ किया, ये यहाँ आएगी लाइन, जिससे उसकी स्थिति और दृढ़ हो गई। वह अन्य तुर्की अमीरों से, आप थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो नसीरुद्दीन मोहम्मद है ये इल्तुतमिश का ही के परिवार से है। और आप देखेंगे कि उसके परिवार से, जैसे इल्तुतमिश के परिवार से सबसे पहले इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज है, उसके बाद रजिया है, उसके बाद बैराम शाह है, उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद, और 1246 में ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शासक बनता है। और 1266 तक 20 साल ये शासक सुल्तान बनता है। और नसीरुद्दीन मोहम्मद ने ही 20 साल बलबन को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करके रखा। और इस प्रकार से अपनी निष्ठा के कारण और जो सैनिक योग्यताएं इसने चलाई थी, चाहे वो मेवातियों का दमन था, कटेहर के हिंदुओं का दमन था, और इस तरह की मंगोलों के विरुद्ध इसके अभियान थे, उसके कारण से ये अपनी प्रतिष्ठा बहुत पक्की कर चुका था। और 1265 में सुल्तान नसीरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, इसका जो सुल्तान था। और ये नसीरुद्दीन किस प्रकार का, सारी शक्तियां बलबन के हाथ में थी। जो नसीरुद्दीन था ये एक दरवेश बादशाह भी इसको कहते थे, क्योंकि ये जो राजकाज था या फिर धन दौलत होती थी उससे कोई पैसा नहीं लेता था अपने परिवार के खर्चे के लिए। कुरान की प्रतियां लिखकर उसको बाजार में बिकवा कर और उनसे अपना गुजारा ये करता था। तो सारी शक्तियां यहाँ बलबन के पास है प्रधानमंत्री के रूप में। और बलबन किसी भी तुर्क चालीसा के सरदार को शक्तिशाली नहीं होने देता, प्रभावशाली नहीं होने देता, सबके ऊपर दबाव ये बनाकर रख रहा है। और बलबन इल्तुतमिश का दास था तथा इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीत लेने के बाद बलबन को खरीदा था। अपनी योग्यता के आधार पर इल्तुतमिश और रजिया के समय में अमीर आकुर का पद पाया था इसने। बलबन ने अपने आप को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब वंशज, यानी कि एक बहुत बढ़िया एक ये कबीला था इसमें तुर्किस्तान में, उसका ये वंशज बताता है अपने आप को। नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ ही इल्तुतमिश के शमसी वंश का अंत हो गया। शमसी वंश था इल्तुतमिश का, और बलबनी वंश एक किस्म से शुरू हो गया। और पूरा नाम इसका बहाउद्दीन बलबन था। बलबन ने 20 वर्ष तक वजीर की हैसियत से, यानी कि नायब या प्रधानमंत्री की हैसियत से, और फिर 1266 से 1286 सुल्तान की हैसियत से शासन किया। तो हम देखते हैं बलबन के कार्य व उपलब्धियां। बलबन को सिंहासन प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि 20 साल में प्रधानमंत्री के रूप में ये ज़्यादातर विरोधियों को दबा चुका था। तो पहला इसका कार्य था नायब के रूप में भी, और उसके बाद सुल्तान के रूप में। 40
तुर्की सरदारों का, जो तुर्क चालीसा इल्तुतमिश ने बनाया था, उनका दमन। इसको कई जगह शमसी, तुर्की, कुतुबी, मुअज्जी, क्योंकि जो सुल्तान बना उसके ख़ानदान से कुछ प्रभावशाली लोग होते थे, सरदार होते थे, जो जिनके ये बार बार नाम लिया जाएगा, शमसी, कुतुबी, मुअज्जी, इस तरह से। तो इल्तुतमिश ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए 40 अमीर गुलामों के दल का संगठन किया था, और आगे चलकर यह बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया था और सुल्तानों को किंग मेकर बन गया था। और खुद बलबन इस तुर्क चालीसा का सदस्य रहा, और उसमें आप देख सकते हैं कि 1235 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, जो तुर्क चालीसा का दल मंत्रिमंडल बनाया था। और 1235 से लेकर 1246 तक इन्होंने 5 सुल्तानों को, 4 को, लास्ट वाले को छोड़ दें, नसीरुद्दीन मोहम्मद को, जिसमें से मैं आपको बताऊं कि रुकनुद्दीन फिरोज 1235 से 36, 1236 से लगभग 44 साल तक रजिया, उसके बाद बहराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन मसूद 1240 से ये 42 से 46, अलाउद्दीन मसूद, इन सब का खात्मा कर दिया इन्होंने। यानी कि किसी को, सबको कोई न कोई इनमें से दल मजबूत होकर उसको पकड़ लेता था, अंधा करवा देता था, मरवा देता था, और अगले को गद्दी पर बिठा देते थे। तो बलबन ने सबसे पहले इनको कमज़ोर किया, इनको कुछ को मरवा दिया, कुछ को कड़ी चेतावनी दी। तो डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव कहता है, एल श्रीवास्तव, कि सुल्तान ने कपटपूर्ण और बर्बर तरीके से 40 गुलामों के दल का नाश कर दिया। तो किसी की जागीर छीन लेना, किसी को सज़ा दिलवा देना सुल्तान को कहकर, और बाद में खुद सुल्तान बना, तो इस तरह से कमज़ोर कर दिया। तो ये ज़रूरी था कि जो एक विद्रोह का अड्डा बना हुआ था या ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, उनका दमन करना। अगला पॉइंट है, विभिन्न समस्याएं थी इसकी, विद्रोहों का दमन था, जिसमें एक था मेवातियों का विद्रोह। मेवात ये दिल्ली से ऊपर का क्षेत्र है, फरीदाबाद गुड़गांव का क्षेत्र, और ये सारा मेवात एरिया बोला जाता है। आगे राजस्थान लग गया, यानी कि मोटे तौर पर आप अलीगढ़ तक कह सकते हैं इसको, यूपी की तरफ। तो ये सारा का सारा क्षेत्र बड़ा एक, आप ये कहें कि यहाँ से बड़े लूटपाट का डर बना रहता था दिल्ली में। और ये कहा जाता है कि ये दिल्ली को शाम अंधेरे में या रात के समय में दिल्ली को रात को लूट के ले जाते थे। इसलिए आप कभी पुरानी दिल्ली को विजिट करें तो पुरानी दिल्ली को देखें, तो उसके चारों तरफ दीवार थी और 4 गेट चारों तरफ लगे हुए थे दिल्ली में रात के समय, सिर्फ उन दरवाज़ों से जिस पर पहरे होते थे, ये सिर्फ मेवातियों के डर से। और सुल्तान की सेनाएं जितनी भी दक्षिण भारत से माल लूट कर लाती थी विजय अभियान से, उसको ये मथुरा से लेकर और दिल्ली तक ये इनके साथ लगता था रास्ता, जैसे आजकल का जीटी रोड है, तो यहाँ उस माल को ये लूट लेते थे। इसलिए इसने मेवातियों को वहाँ कत्लेआम करवाया बलबन ने, और वहाँ से जंगल साफ करवा के वहाँ परमानेंट डाक चौकी यानी कि पुलिस की व्यवस्था कर दी। तो इस प्रकार से मेवातियों का, बहुत सारे मेवातियों ने डरकर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। अगला पॉइंट है दोआब और कटेहर के हिंदुओं का विद्रोह। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम आपको बताएं कि गंगा यमुना, इधर पंजाब में देखें तो जैसे झेलम नदी से लेकर ये चाहे रावी है, ब्यास है, सतलुज है, ये इन नदियों का क्षेत्र जो धरातल था, बेस था इनका, ये सारा दोआब बोला जाता है। तो ज़्यादातर हिंदू यहाँ पर थे, और यही लोग सुल्तान को सबसे ज़्यादा लगान देते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपज होती थी, इन्हीं के ऊपर सुल्तान की अर्थव्यवस्था टिकी रहती थी। लेकिन बीच में कुछ सुल्तान कमज़ोर होने के कारण कुछ हिंदू उपद्रवकारियों ने, और कुछ ने मतलब इनको लगान नहीं दिया या विद्रोह कर दिया, तो बलबन ने इनको भी सख्ती से दबाया। ये कुछ मुस्लिम प्रांत थे, ये टॉपिक इसमें हेडिंग है मुस्लिम प्रांतपतियों का विद्रोह। सीमांत प्रदेशों के प्रांतपति शेर खां सूकर ने दिल्ली सल्तनत की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। बलबन इस अपमान को सहन नहीं कर सका, उसने
चतुराई से शेर खां को विष दिलवाकर मरवा डाला और उसके स्थान पर तातार खां को वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया। बलबन ने तुगरिल बेग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, परंतु उसने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और इस प्रकार उसको दंड देकर उसको पराजित किया। और इस प्रकार से बंगाल तुगरिल खां को वहाँ पर, हाँ, इसमें एक बार सेना भेजी बलबन ने तो वो उसको हरा नहीं पाया, तुगरिल खां को, जो गवर्नर जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। दोबारा खुद ये सेना लेकर जाता है बलबन और वहाँ लखनौती एक एक बहुत प्रसिद्ध शहर है इसमें बंगाल में, एक किस्म से राजधानी थी उस टाइम बंगाल की। ये लखनौती की में सरेआम कत्लेआम करवाया, जो भी विद्रोही थे, जिसमें तुगरिल बेग का सिर काटकर और दरवाजे पर लटका दिया। और वहाँ पर अनेक जो विद्रोही थे इस प्रकार से प्रभावशाली लोग, उनके सिर ये एक दहशत थी बंगाल के अंदर, ताकि कोई दोबारा से इस प्रकार का अपने आप को स्वतंत्र घोषित ना करे बलबन के विरुद्ध। तो इन्हीं नीतियों के कारण, चाहे वो दोआब के हिंदुओं को सख्ती से दबाना है, कत्लेआम करना, मेवातियों का दमन है, कत्लेआम करना, उनका मतलब एक दहशत भी फैलानी कत्लेआम करके, सिर लटका कर, और इसी तरह से बंगाल का तुगरिल। तो इसलिए इसकी लौ और रक्त की नीति, यानी कि तलवार के दम पर रक्त बहाकर इसने बहुत ये इतने लंबे समय तक शासन किया। तो इस प्रकार से देखते हैं अगला मंगोल आक्रमण की समस्या काल। ये इल्तुतमिश के समय से ही मंगोल आक्रमणकारी भारत पर बार बार आक्रमण करने लगे थे। आप ये एक इसमें कह सकते हैं कि ये कम से कम 4-5 साल में एक बार सेना लेकर आते थे और यहाँ से उत्तरी भारत से लूट मार करके दिल्ली तक और वापस चले जाते थे। शासन करने का यहाँ पर इनका कोई इरादा नहीं था। मंगोल कहाँ है आप देखिएगा, चीन, और चीन के उत्तर में एक मंगोलिया देश है। जब वे वहाँ से आते थे तो मंगोलिया से, तो चीन के पश्चिमी हिस्से से होकर और फिर ये अफ़गानिस्तान के रास्ते से खैबर बोलन दर्रा पार करके, अफ़गानिस्तान पार करके और भारत में आते थे। तो इस तरह से इसने परमानेंट समाणा और दीपालपुर एक पंजाब में, वहाँ पर परमानेंट सेना स्थापित कर दी और अपने लड़के मोहम्मद को वहाँ पर सेनापति के तौर पर नियुक्त कर दिया। और उसका लड़का बहुत योग्य था, जिसने ये सारा क्षेत्र है जिसमें समाना, दीपालपुर, मुल्तान, सिंध, लाहौर, ये क्षेत्र था, वहाँ पर बड़ा सराहनीय काम किया और मंगोलों को सतलुज नदी पार नहीं करने दिया। तो इस तरह से 1286 जब सुल्तान की मृत्यु, उससे कुछ दिन पहले ये जो मोहम्मद खान था, इसका बड़ा लड़का, बहुत योग्य था, वो मारा गया। और उसके बाद उसका इतना दुख हुआ बलबन को कि ये उसका दुख सहन नहीं कर पाया और इसने दरबार में हंसना छोड़ दिया, किसी भी प्रकार के त्यौहार मनाना छोड़ दिया। ये ज़्यादातर कम बोलता था और थोड़े दिनों में भी इस तरह की हालात में इसकी मृत्यु हो गई। इसका एक और लड़का था बुगरा खां, इसको ये ज़्यादा पसंद नहीं करता था, उसको इसने बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया था और अपनी मृत्यु के समय भी इसने इसको नहीं बुलवाया था, बल्कि अपने पोतर जो कैकुबाद और कैखुसरो था, कैकुबाद जो इसके ज्येष्ठ पुत्र का लड़का था मोहम्मद का, उसको ये उत्तराधिकारी बना देता है। बलबन का राज तत्व का सिद्धांत। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने अपने शासन को कुछ निश्चित सिद्धांतों और आदर्श पर आधारित किया था। वह राज्य के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था। उसने अपने पुत्र बुगरा खां को इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा था, अपने पुत्र, छोटे पुत्र जिसको ज़्यादा योग्य नहीं मानता था ये, कि राजा का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार होता है। इस दृष्टि से कोई भी मनुष्य उसकी समानता नहीं कर सकता। उसका यह विश्वास था कि प्रजा में अपने प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए
तथा शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए राजा को निरंकुश होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश ना लगा सके, शक्तिशाली, स्वयं नियमों का पालन कर राजकीय शान शौकत को का प्रदर्शन करना चाहिए, यानी कि स्वयं भी नियमों का पालन करे। तो ये राजतत्व का ये कहा जाता है कि ये दरबार में निश्चित पोशाक में, जो एक सुल्तान की पोशाक होती थी, और निश्चित समय पर अनुशासन में रहकर ये पूरा दिन दरबार में दरबार लगाता था। और अपने जो इसके तुर्क चालीसा के सदस्य थे, मंत्रीगण थे, तो उन सब को भी एक सख्त निर्देश दिए हुए थे कि वो दरबारी पोशाक में आए और किसी भी प्रकार की दरबार के अंदर रंग रलियों को, नृत्य गान को, सबको बंद करवा दिया था इसने। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये पूरी शानो शौकत है। ये कहा जाता है कि ईरानी दरबार उस इन बलबन के समय में, तत्कालीन समय में बहुत एक शानदार दरबार हुआ करता था, उसकी नकल करके इसने ऐसा किया था। तो हम देखते हैं कि जो अभी राजतत्व का सिद्धांत है, इसकी सपोर्ट में कितनी चीज़ें इसने लागू की थी। सम्राट का दैवी अधिकार प्राप्त है। इसने कहा कि डिवाइन थ्योरी ऑफ द किंगशिप, यानी कि जो किंगशिप है, जो सुल्तान है, उसको दैवीय अधिकार प्राप्त है, आम आदमी नहीं है वो कहता है उसके ऊपर ईश्वर और अल्लाह का जो संदेश होता है, जो मैसेज होता है, वो डायरेक्ट जनता को देता है, वो माध्यम है, यानी कि सुल्तान। तो इस तरह से, और सुल्तान का आदेश सभी को मानना चाहिए, क्योंकि उसका आदेश उसका नहीं है, वो ईश्वर और अल्लाह का आदेश है। तो इस तरह का एक यदि जनता के बीच में लाएंगे कि ये ईश्वर और अल्लाह का आदेश है, तो आप देखिए कि विद्रोह होने के चांस बड़े कम होते हैं। तो ये कहता है कि बलबन का विश्वास था सम्राट को देवत्व प्राप्त होता है, यानी कि देवता जैसा होता है, उसमें दैवी दैवी अंश रहता है। वह सम्राट को इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। वह राजपद को अत्यंत पवित्र समझता था। इसका कहना था सम्राट को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये दैवी अधिकार, ये सम्राट सुल्तान का रुतबा है, जो जनता के बीच में, अधिकारियों के बीच में जमाने के लिए, इस तरह का ये उस टाइम पर थी। सम्राट स्वेच्छाचारी और निरंकुश होता है। ये पॉइंट पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो निरंकुश, यानी कि उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, और स्वेच्छाचारी, उसकी अपनी इच्छा से वो काम करता है। तो इसके बारे में डॉक्टर आर.सी. त्रिपाठी लिखता है। आर.सी. त्रिपाठी एंशियंट इंडिया के ऊपर काफ़ी लिखता है। बलबन ने सुल्तान के गौरव और शान शौकत को बहुत अधिक प्रभावशाली बनाने में सफलता प्राप्त की। राजपद गौरवपूर्ण होता है। बलबन की यह धारणा थी कि राजा का पद अत्यंत गौरवपूर्ण होता है। प्रत्येक शासक को उस गौरव को उन्नत बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के साथ हंसना या मजाक करना सम्राट के लिए अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से वो खुद इन नियमों का पालन करता था। जैसे अगला पॉइंट है, सम्राट को कर्तव्यपरायण होना चाहिए, यानी कि जो उसकी ड्यूटी है, जो उसका कार्य है, उसके प्रति वो चिंतन करता रहे और कभी भी आलसी ना बने, सतर्क रहना चाहिए उसको। रक्त और लौ की नीति में विश्वास, जैसे बताया कि बंगाल का के विद्रोह, तुगरिल खां के विद्रोह का दमन है, चाहे वो कटेहर के हिंदू, दोआब के हिंदुओं का, और इस प्रकार से मेवातियों का दमन, क्रूरता के साथ दमन करना। तो ये बलबन ने मलिक बकबक व हवात खां का दमन इसी प्रकार किया था। आगे पॉइंट में आएगा, नहीं तो अलग से इसको डिस्कस मैं करूँगा। तो सुदृढ़ शासन व्यवस्था की स्थापना, तो इसने एक विशाल साम्राज्य की आंतरिक और बाह्य रूप से रक्षा की। लेन पुलेकिंग ब्रिटिश हिस्टोरियन है, लिखने वाला है। उसने कहा है कि दास, भिस्ती, शिकारी, सेना नायक, राजनीतिज्ञ तथा सुल्तान आदि विभिन्न रूपों में कार्य करने वाला बलबन, यानी कि सब तरह कार्य कर चुका था। ये दास भी रहा, भिस्ती भी, शिकारी भी। तो दिल्ली के शासकों की दीर्घ परंपरा में सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तियों में से एक था ये।
बलबन का प्रमुख उद्देश्य सल्तनत का अत्यधिक विस्तार करना न होकर एक सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना करना था। इस प्रकार विद्रोहों का दमन करने के साथ साथ उसने अपने शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। बलबन की शासन व्यवस्था युद्धों और विद्रोहों के मध्य विकसित हुई थी और उसने उसको व्यवस्थित कर दिया। केंद्रीय स्वेच्छाचारी निरंकुश शासन, उस अभी बताया था कि ये बिल्कुल एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश, इसके ऊपर कोई अंकुश, कोई दबाव किसी प्रकार के अधिकारी या तुर्क चालीसा के सदस्यों का नहीं होना चाहिए। उच्च कुल के व्यक्तियों का महत्व, यही पॉइंट एक विशेष तौर पर आप ध्यान से सुनेंगे। बलबन व्यक्ति की योग्यता पर अधिक ध्यान न देकर उसके वंश को अधिक देखता था। ये इसकी कमजोरी भी है, इसके लिए आलोचना भी होती है। वह निम्न वंश के व्यक्तियों को उपहार एवं भेंटों को भी अस्वीकार कर देता था। न तो वह उनके साथ बैठता उठता था और न ही बात करना पसंद करता था। उसने स्वयं मद्यपान त्याग दिया था। उस अपने राज्य में मदिरा के क्रय विक्रय को निषेध कर दिया था। बलबन ने सदैव उच्च कुल के व्यक्तियों को ही सम्मानित और उच्च पद प्रदान किए। प्रजा के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भ्रष्टाचार और व्यभिचार का भी बड़ी क्रूरता के साथ दमन किया। इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहता हूँ कि बलबन एक दास था। ये एक कमजोरी भी थी उसकी, और कुरान में ये लिखा है कि कोई भी दास सुल्तान नहीं बन सकता। हालांकि ये कई दास थे, जैसे मामलुक वंश बोलते हैं 1206 से 1286 तक, लगभग ये 10 सुल्तान थे, जिसमें मैं एक बार गिनवा देता हूँ। सारे दास थे या दास की संतान थे। दास या दास की संतान भी दास होता है जो सुल्तान नहीं बन सकता। लेकिन बने बने कैसे, एक बार सेना के दम पर या फिर अपने तलवार के दम पर ये बन जाते थे, और बाद में ये एक पत्थर भेजकर खलीफा जो इनका है अरब की दुनिया में, उसके पास एक पत्थर भेज देते थे, वो इनको मुक्त कर देता था, या अपने स्वामी से ही मुक्त हो जाते थे जो इनको खरीदता था, या उसकी संतान से मुक्त हो जाते थे। तो किसी भी प्रकार से या तो खलीफा मुक्ति पत्र दे सकता था, या जिसने खरीदा वो मुक्ति पत्र दे दे, या उस जिसने खरीदा उसकी संतान, उसके परिवार का कोई भी मेंबर इनको मुक्ति पत्र ये ले लेते थे। तो एक तो ये थी कि इसके ऊपर स्टिग्मा था, एक ये था कि ये दास है, और सुल्तान बनने के लिए इसको तलवार का प्रभाव रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी इसको, दूसरे जो तुर्क चालीसा के सदस्य हैं, दास कहकर इसको कभी भी इसका पद छीन सकते हैं, राजपद छीन सकते हैं। तो इसने क्या किया, इसने बताया अपने आप को तुर्की और ईरान एरिया में अफरासियाब, एक बहुत बड़ा कबीला है, बड़ा प्रभावशाली, कि मैं उस खानदान से हूँ। बार बार ये व्यक्त करता है इस बात को कि मैं बड़े खानदान से हूँ, यानी कि दास्ता के कलंक को ये दबाने के लिए। उसके बाद तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि भी जो मुस्लिम तुर्की एरिया के यहाँ पर आए थे, देखिए ऊंचे पदों पर कौन है, सुल्तान सुल्तान कौन है, वो सरदार जो, चाहे वो महमूद गजनवी के साथ जैसे भारत आए थे सेनापति के रूप में, बड़े बड़े ओहदेदार, या फिर जैसे मोहम्मद गोरी के से हम शुरू करेंगे। वैसे मोहम्मद गोरी के साथ आए कुतुब्बी, मुअज्जी, खिलजी, ये इस प्रकार के ये उच्च कोटि के मुसलमान माने जाते थे। और जो भारत में नव मुस्लिम बने थे, उनको ये नव मुस्लिम बोलते थे और निम्न दर्जे का मानते थे। इसलिए बलबन एक बार क्या होता है कि भारतीय नव मुस्लिम, यानी कि भारत का ही वो कोई व्यक्ति मुस्लिम बन गया था, और व्यापारी था, बहुत बड़ा एक गिफ्ट लेकर आता है पैसे का वो। और जब बलबन से मिलना चाहता है तो बलबन अपने दरबारी से पूछता है कि ये कौन है, वो कहता है मुस्लिम है। वो कहता है कौन सा मुस्लिम है, ये वो मुस्लिम है, श्रेष्ठ मुस्लिम है जो तुर्की एरिया से आए थे, या फिर ये भारत का नव मुस्लिम है। तो उसने कहा भारत का नव मुस्लिम है, तो ये उससे मिलने से और उसका गिफ्ट लेने से इनकार कर देता है। ये कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी सल्तनत बचाने के लिए एक उच्च कोटि के वंश से संबंध रखना चाहता था, इसका ये कारण था। गुप्तचर विभाग की स्थापना, बलबन ने चोरों और विद्रोहियों को खोजने, प्रांत पतियों पर दृष्टि रखने, अमीरों और वजीरों के षड्यंत्र का पता लगाने के लिए राज्य के प्रत्येक भाग में
गुप्तचर नियुक्त किए। गलत सूचना देने वाले गुप्तचरों को कठोर दंड दिया जाता था। गुप्तचरों को प्रांतीय सूबेदारों और अमीरों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त रखा। वे सीधे सुल्तान के प्रति उत्तरदायी थे, कभी कहीं कोई लालच ले लिया आपने। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव का मत है कि बलबन की सफलता सबसे बड़ा प्रतीक गुप्तचर व्यवस्था थी। बर्नी ने लिखा कि बलबन की गुप्तचर व्यवस्था इतनी संगठित थी कि अमीर और सामंत अपने शयन कक्ष में भी बलबन के विरुद्ध ऊंची आवाज़ में बात करने से डरते थे। क्योंकि ये गुप्तचर ऐसा होता था, कुछ गुप्तचर जो ड्रेस में होते थे, कुछ इस तरह से औरत के वेश में, बाबा के वेश में, भिखारी के वेश में, उनका पता ही नहीं चलता था कि ये किस प्रकार की खबर। और आपस में जो सामंत होते थे, अमीर होते थे, तुर्क चालीसा के सदस्य, एक दूसरे को विवाह शादियों में बड़े बड़े गिफ्ट देने या बुलाने से भी डरने लगे कि अभी बलबन इनको इनको मौत के घाट ना उतार दे, यानी कि इनके ये लगे उसको कि ये विद्रोह करेंगे सब मिलकर। वैभवपूर्ण दरबार, ये वस्त्र ये कह सकते हैं कि खुद सुल्तान एक निश्चित बादशाही वस्त्र में उस पर सिंहासन पर बैठता था। दरबार की भव्यता को देखकर लोग अधिकांश चकित और मूर्छित हो जाते थे। 100-200 कोस के लोग, हिंदू व मुसलमान, बलबन की सवारी देखने पहुंचते थे, स्तब्ध रह जाते थे। यानी कि जब दरबार से निकलता था और उसने नाच गाने और महफिल में भाग लेना बंद कर दिया। हंसी ठट्ठे दरबार में अब नहीं होते थे कोई भी इस प्रकार का। और इसी प्रकार से जो दरबारी थे, जैसे एक पॉइंट इसमें और शायद आएगा आगे, सिजदा और पाबोस, इसने क्या किया, पहले ही उन अपने मंत्री मंडल था जो इसका, जिसको तुर्क चालीसा का सदस्य कहते हैं, वो डरे हुए थे। लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि जब वो दरबार में आएंगे एक निश्चित पोशाक में, तो दरबार में आकर दरवाजे पर ये एक परमिशन मांगेंगे, जैसे हम इंग्लिश में मे आई कम इन, या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो उसके लिए क्या होता था कि ये सिर झुकाकर अपना जो हाथ है उल्टा ऊपर आसमान की तरफ, मुंह की तरफ करके, उसको कई बार ये इस तरह से परमिशन लेनी पड़ती थी। और वो इसको सिजदा कहते थे, झुककर प्रणाम करके ये अंदर जाता था। और वहाँ जाकर अपनी पगड़ी उतार कर सिर से बलबन के पाँव में रखनी पड़ती थी। और बलबन फिर अगर लगता है कि ये ठीक ठाक काम कर रहा है तो थोड़ा सा इशारा कर देता था और ये पगड़ी अपने सिर पर रख लेते थे। इसको कहते थे पाबोस। तो आप देखिए, जब एक मंत्री या तुर्क चालीसा के सदस्य को इस प्रकार ये भयभीत उसको कर दिया गया था, तो वो हंसी ठट्ठे दूर की बात, विद्रोह मतलब विद्रोह तो दूर, एक हंसी ठट्ठे तो दूर की बात, विद्रोह भी नहीं करता था बल्कि। तो आगे है न्याय व्यवस्था। बलबन का न्याय प्रबंध बड़ा जबरदस्त था, खुले दरबार में न्याय करता था। बर्नी ने लिखा इसके बारे में, जियाउद्दीन बर्नी, कि बलबन की न्याय व्यवस्था की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए उसके राज्यकाल में कोई बली अथवा हाकिम अन्याय या अत्याचार करता, यदि कोई बड़ा अधिकारी भी अत्याचार करता, तो जिस पर अत्याचार किया जाता है उसे संतुष्ट करने के लिए यथासंभव प्रयत्न करता था। न्याय करने में वह अपने भाइयों, पुत्रों, निकटवर्ती विश्वास पात्रों का पक्षपात भी नहीं करता था। इसी तरह कहते हैं कि दो सूबेदार थे, एक पंजाब के पाकिस्तान के क्षेत्र में सूबेदार था और एक बदायूं के क्षेत्र में सूबेदार था, जो इसके रिश्तेदार थे, जिनमें से एक नाम मलिक बकबक भी है। उनके विरुद्ध कुछ शिकायत आ गई थी, जैसे किसी एक स्त्री ने शिकायत की थी और एक जगह घूसखोरी की शिकायत की थी। तो उनको सरेआम कोड़े मार मार कर मरवा दिया था, खाल खिंचवा कर मरवा दिया था। तो कठोर दंड व्यवस्था में आप ये कहें कि इसका दंड बड़ा कठोर था और सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़ा देता था। और बंगाल के तुगरिल बेग ने जब इसके विरुद्ध विद्रोह किया था तो उसका सिर कटवा कर लटका दिया था दरवाजे में। तुगरिल जो ये बंगाल में लखनौती में। सैन्य संगठन भी बड़ा मजबूत था, इससे पहले इतना बड़ा सैन्य संगठन नहीं था। सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इमादुद मुल्क को प्रबंधक नियुक्त किया और उसके सहयोग से सेना का पुनर्गठन किया। बलबन ने अपनी शक्तिशाली सेना के माध्यम से अपने विरोधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।
तो ये एक सैन्य संगठन भी मजबूत है इसका चरित्र। तो देखिए एक बड़े अच्छे चरित्र का स्वामी ये माना जाता है, और इसमें किसी प्रकार का ये मदपान करने का, गलत कोई इस प्रकार का नशा करने का, ये एक न्यायप्रिय शासक है, एक बादशाही पोशाक में ये गद्दी पर बैठता है। तो बड़े अच्छे चरित्र का धनी है ये, योग्य शासक रहा ये, चाहे योद्धा के रूप में, तीरंदाजी, वीर, तलवारबाजी व शक्तिशाली शासक के रूप में ये कामयाब रहा। धार्मिक व्यक्ति, ये पक्का सुन्नी मुसलमान था, उसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करता था। इसी प्रकार सब प्रकार के ऐशोआराम और शराब को इसने त्याग दिया था। साहित्य और विद्या का संरक्षक, विद्वानों का आश्रयदाता था, और उसने दरबार में काफ़ी विद्वानों को आश्रय दिया। फारसी का विद्वान था एक महान कवि अमीर खुसरो, बड़ा नाम सुना होगा आपने अमीर खुसरो का, और शहजादा मोहम्मद उसके दरबार में रहते थे। इस्लामी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो दो चार ये हिस्टोरियन है इसके बारे में कोट किया है। ईश्वरी प्रसाद कहता है बलबन की प्रशंसा करते हुए, बलबन एक महान योद्धा, शासक और राजनेता था जिसने अल्पवयस्क मुस्लिम सल्तनत की, यानी कि उस टाइम सल्तनत कोई ज़्यादा मजबूत नहीं थी, उसको मजबूत बना दिया था। इसी प्रकार से ये A.L. श्रीवास्तव बीच में जिक्र कर चुके हैं। बलबन ने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंध किया, उसे नया जीवन प्रदान किया, यही उसका सबसे महान कार्य था। तो बलबन को दिल्ली सल्तनत में पढ़ना अति आवश्यक है। यदि बलबन को नहीं पढ़ा गया तो शायद आप दिल्ली सल्तनत को, जो 1206 से 1526 तक है, उसको समझ नहीं पाएंगे। और ख़ासकर इसका बलबन का लौह रक्त का सिद्धांत, राज तत्व का सिद्धांत, जिसमें सिजदा और पाबोस आते हैं दरबार की शान शौकत बढ़ाने के लिए, ये बड़े पॉपुलर हैं, जिनके लिए बलबन का नाम जाना जाता है। धन्यवाद।